द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। हमने 1 से लेकर 10 फरवरी तक के बीच में इंडियन इकॉनमी डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग 15 तारीख तक इंडियन ज्योग्राफी को डील करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग साइंस एंड टेक पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ एक यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा 17 बीपीएससी मेंस की तैयारी कम्प्लीटली फ्री में करवाई जा रही है, जिसमें आपको सारा कुछ कवर किया जाएगा यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से। और इससे रिस्पेक्टिव जो नोट्स होंगे वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक फ्री इनिशिएटिव है जिसके लिए आपको किसी भी कोचिंग में 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से अपने मेंस की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसका पहला पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, बीपीएससी के एग्ज़ाम में मोस्टली देखा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं। तो हम लोगों का ट्राई ये रहेगा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लें, ताकि हमारे इससे क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का स्ट्रक्चर, यानी कि मेनली हम लोग इसमें स्ट्रक्चर में रॉक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो रॉक स्ट्रक्चर जो होता है कि कौन कौन से रॉक्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं और उनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें देखिए हम लोगों को कुल 5 तरह के रॉक्स पढ़ने हैं मेनली। उसमें है आर्कियन रॉक्स, द्रविडियन रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, द्रविडिया रॉक्स, ये धारवाड़ रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, द्रविड रॉक्स, आर्यन रॉक्स। और इसमें से इसे जोइक और एजोइक में डिवाइड किया जाता है। एजोइक का मतलब होता है कि उस समय के रॉक्स जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिक मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता था। मतलब कि अर्थ में जब लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ उससे पहले जो रॉक फॉर्मेशन हुआ था उसे हम एजोइक रॉक कहते हैं। और जब लाइफ का एग्जिस्टेंस हो गया, अर्थ में लाइफ फॉर्म्स मिलने लग गए, उसके बाद जो रॉक बने उसे हम जोइक रॉक कहते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एजोइक रॉक में फॉसिल्स नहीं पाए जाते और जोइक रॉक में फॉसिल्स पाए जाते हैं, यानी जीवाश्म। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्कियन रॉक से। पहला रॉक, तो आर्कियन रॉक जो है इंडिया को 9 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉक फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसका सबसे पहला आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक में हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक आर्कियन इग्नियस रॉक और आर्कियन धारवाड़ रॉक। फ्रेंड्स, ये रॉक स्ट्रक्चर हम लोग बहुत शॉर्टकट में देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है और मोस्ट प्रोबेबली इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एग्ज़ाम में 2 ही टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट रहता है, पहला हिमालयन माउंटेन और दूसरा मानसून। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रॉक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, पर थोड़ा सा समरी टाइप से पढ़ेंगे और इसका एक्सटेंसिव नोट्स ये वाला आपका टेलीग्राम में अपलोडेड है, तो आप चाहें तो वहाँ से डिटेल में भी इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्कियन रॉक्स। तो द फर्स्ट रॉक फॉर्मेशन इन इंडिया वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट बिटवीन 2600 to 800 million years ago or during Archean age, in which it is known as Archean rocks. It includes granite, schist and gneiss metamorphism. मतलब ये हुआ कि आर्कियन रॉक जो है वर्ल्ड का या अर्थ का फर्स्ट रॉक फॉर्मेशन है। जब अर्थ जो है वो मोल्टन स्टेट में था, तो जब सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला जो रॉक बना वो आर्कियन रॉक्स ही था। ये 2600 से लेकर 800 मिलियन ईयर अगो में बना और इसे हम आर्कियन रॉक कहते हैं। इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है। जो ग्रेनाइट हम लोग देखते हैं, जो घरों में यूज़ होता है ग्रेनाइट, तो वो ग्रेनाइट जो है वो आर्कियन रॉक का ही पार्ट है। वो इग्नियस रॉक होता है, यानी कि लावा फॉर्मेशन से जो बनता है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। और सिस्ट या ग्नीस के फॉर्म में भी पाया जाता है ये, जो कि मेटामॉर्फिज्म होता है। मतलब ये कि इग्नियस रॉक बन गया, उसका फिर मेटामॉर्फिज्म हुआ अगर प्रेशर और टाइम के अकॉर्डिंग, तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। और अगर आर्कियन रॉक का जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, मतलब आर्कियन रॉक जो मेटामॉर्फाइज हो चुका है, तो उसे हम सिस्ट या ग्नीस कहते हैं। एट प्रेजेंट टाइम आर्कियन रॉक्स आर फॉर्म्ड इन द बेसमेंट ऑफ लैंड मासेज, स्पेशली पेनिनसुलर इंडिया। यानी कि प्रेजेंट में ये आपको कहीं भी सरफेस पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहले बना था। इस कारण से ये रॉक्स जनरली अर्थ के बहुत नीचे लेयर में चले गए हैं और ये देखने को नहीं मिलते हैं। हम लोग इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत नीचे 200-300 फीट 500 फीट नीचे, 1-2 किलोमीटर नीचे ऐसे नीचे चले गए हैं अर्थ लेयर के, जो नॉर्मल टॉप सॉइल उसके नीचे। इस कारण से ये दिखाई नहीं देते और मेनली ये पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इसलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी ये आपको ग्रेनाइट के रॉक्स दिख जाएंगे।
ये बैकबोन है अरावली और हिमालयंस का, यानी कि इंडिया के जो भी सॉइल है उसके सबसे नीचे में अगर बेसमेंट में हम लोग जाएँ तो जनरली आर्कियन रॉक्स ही पाए जाते हैं। सेकंड रॉक फॉर्मेशन जो हुआ, 9 जो हम लोग पढ़े कि 9 टाइप का रॉक फॉर्मेशन हुआ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो उसका जो सेकंड था वो है धारवाड़ रॉक। धारवाड़ रॉक का खासियत ये है कि फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक इसलिए क्योंकि आर्कियन रॉक जो बना वो टाइम के साथ जब टूटना स्टार्ट हुआ तो वो टूट कर जो रॉक बना उसे हम धारवाड़ रॉक कहते हैं। इसीलिए जो पहली बार टूटा था इसीलिए फर्स्ट सेडिमेंट रॉक, आर्कियन रॉक जब पहली बार टूटा तो वो धारवाड़ रॉक बना, इसीलिए इसे फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ये धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से इसका नाम लिया गया है जो कर्नाटका में है, और इरोजन ऑफ आर्कियन रॉक से ये बना है, और ये इरोजन का पीरियड था 1600 मिलियन ईयर से लेकर 800 मिलियन ईयर अगो। उसी तरह से बट एट प्रेजेंट टाइम इट इज़ नॉट फाउंड इन ओरिजिनल फॉर्म बिकॉज दैट वे मेटामॉर्फाइज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड बाई एपिरोजेनिक फोर्सेज। ये एपिरोजेनिक फोर्सेज आप लोग मत याद रखिएगा क्योंकि ये जियोमॉर्फोलॉजी का टर्म है। बस आप एक ये चीज़ ये याद रखिएगा कि टाइम के साथ जो सेडिमेंटेशन हुआ या फिर मेटामॉर्फिज्म हुआ उसके कारण ये बना है, आप ये याद रखिएगा। फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक ऑफ इंडिया, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धारवाड़ रॉक, धारवाड़ रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे सिल्वर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, गोल्ड, ये सब इसमें पाए जाते हैं। नॉन फॉसिलिफेरस, नॉन फॉसिलिफेरस इसलिए क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि ये एजोइक रॉक होते हैं, यानी कि उस समय पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था अर्थ पे, जिस कारण से इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। नो फॉसिल्स आर फाउंड इन धारवाड़ रॉक क्योंकि ये एजोइक एरा में बना था। सेकंड जो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे वो है पुराना ग्रुप या स्ट्रक्चर ऑफ रॉक फॉर्मेशन। इसमें दो होता है, इसमें दो टाइम पीरियड आता है, एक आता है कुडप्पा और दूसरा आता है विंध्याचल। एक है कुडप्पा रॉक्स, यानी कि ये थर्ड क्लासिफिकेशन है। कुडप्पा रॉक जो होता है वो थर्ड फेज ऑफ रॉक फॉर्मेशन है, और ये इरोजन ऑफ धारवाड़ रॉक और फिर आर्कियन रॉक से बनता है। यानी कि एक लेयर के एक रॉक जब बन जाता है तो उसका इरोजन से दूसरा बनता है, फिर दूसरे के इरोजन से तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से बनता है। तो कुडप्पा जो है वो रॉक बना है धारवाड़ और आर्कियन रॉक के सेडिमेंटेशन या इरोजन से, और डिपोजिशन इन सिंक लाइन और वैली रीजन। सिंक लाइन या वैली रीजन जो होता है इसका मतलब होता है कि जैसे ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है, ये जो दो ऊंचाई वाले जगह है इन दोनों के बीच का जो ये डाउन है, इसमें जब इरोजन हो के जब मिट्टी या रॉक भर जाता है तो वही है सिंक लाइन, और इसी में डिपोजिशन होता है। इरोजन यानी कि अपर्दन के कारण जो यहाँ से मिट्टी या रॉक गिरता है और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, उसी से ये बना है। इट इज़ मेनली फाउंड इन कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज़ ऑल्सो नॉट फाउंड इन ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू हेवी मेटामॉर्फिज्म। ये हमने देख लिया। by the mountain building process over long period of geological time, it means that it is second sedimentary metamorphic rock of India। हमने सेकंड सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक इसलिए बोला क्योंकि पहला जो है वो धारवाड़ था। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, और स्पेशली डायमंड, डायमंड इसमें स्पेशली पाया जाता है कुडप्पा रॉक्स में, और ये भी नॉन फॉसिलिफेरस होता है क्योंकि इस समय भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। विंध्याचल रॉक, ये पहला फॉसिलिफेरस रॉक होगा, ये फोर्थ फेज में बनना स्टार्ट हुआ। ये अब हम आ गए फोर्थ फेज में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो इसमें है विंध्याचल माउंटेन, इससे बना। उसी तरह से विंध्याचल जो रेंज है वो जैबोट गुजरात से लेकर सासाराम बिहार तक है। यानी कि अगर हम इंडिया का मैप इस तरह से देखें, इंडिया का मैप इस तरह से गुजरात वाला देखें तो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे बिहार, तो ये इस तरह से यहाँ पे विंध्याचल रॉक पाया जाता है। और इसमें दो चीज़ें मेनली पाई जाती हैं, एक है मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम डोलोमाइट और लाइमस्टोन बोलते हैं। ये विंध्याचल रेंज में पाया जाता है। द रॉक ऑफ विंध्याचल सिस्टम वॉज फॉर्म ड्यू टू द इरोजन ऑफ कुडप्पा रॉक। ये हमने देख लिया कि इससे पहले वाला कुडप्पा था, तो उसी के इरोजन से फिर विंध्याचल बना इन सी और शैलो ओशंस। ये हमने पढ़ा कि कैसे वैली रीजन में ये डिपॉजिट होता है। लाइमस्टोन और डोलोमाइट इससे बनता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जिप्सम बनता है इससे। टाइल्स और सीमेंट इंडस्ट्री इसीलिए लगाया जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कैमूर की पहाड़ियों के क्षेत्र में विंध्याचल रॉक का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसीलिए वहाँ से लाइमस्टोन और डोलोमाइट का एक्सट्रैक्शन होता है। कांटी टाइल्स जो पाया जाता है वो भी विंध्याचल रेंज में ही पाया जाता है। जनरली टाइल्स इसी से बनता है, टाइल्स, चूना पत्थर, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, शेल, सॉल्ट, मार्बल, स्लेट, ये सब इसमें पाया जाता है। ये हमारे बिहार में भी पाया जाता है, रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र में। उसी तरह से नॉन मेटेलिक मिनरल्स इसमें पाया जाता है। पहला फॉसिलिफेरस रॉक है क्योंकि इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, किस चीज़ के, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। और जो भी सैंड या फिर
सैंडस्टोन से जो भी स्ट्रक्चर्स इंडिया में बना है मार्बल से, वो जनरली इसी से बना है, जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी का फोर्ट, जयपुर का फोर्ट, ये सारा कुछ विंध्याचल रॉक स्ट्रक्चर से ही बनाया गया काट कर। सैंडस्टोन और मार्बल इसमें पाए जाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ फेज। फिफ्थ फेज है द्रविडियन रॉक ग्रुप। फिफ्थ फेज में 600 मिलियन ईयर से 360 मिलियन ईयर तक में ये चला है, और ये पेनिनसुलर में पाया नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल ऑफ इरोजन हो गया और हिमालयन के नीचे लेयर में ये पाया जाता है। टेथेस सी जो पहले हिमालयन का पार्ट था, मतलब कि पहले टेथेस सी था, उसी में हिमालय बना, हम लोग बाद में ये पढ़ेंगे भी, तो उसमें डिपोजिशन में ये द्रविडियन रॉक पाया जाता है। शेल्स, स्लेट, रॉक स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट, क्ले, ये सब इसमें पाया जाता है। मेन कैरेक्टर इसका है कि ये भी फॉसिलिफेरस है, यानी इसमें भी फॉसिल्स पाए जाते हैं, और इसमें मेनली मरीन फॉसिल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं, क्योंकि जब हमने पहले देखा तो उसमें यूनिसेलुलर पाए जा रहे थे, लेकिन अब जैसे लाइफ फॉर्म बढ़ने लगा तब मरीन फॉसिल्स या फिर प्लांट्स भी पाए जाने लगे। और मरीन इसलिए क्योंकि ये टेथेस सी का जो एरिया था उसमें ये रॉक्स पाए जाते हैं। ये टेथेस सी क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे हिमालयन का फॉर्मेशन के टाइम पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्स्थ रॉक फॉर्मेशन जो है आर्यन ग्रुप। तो आर्यन ग्रुप है आफ्टर कार्बोनिफेरस पीरियड बिटवीन 360 मिलियन से टिल नाउ, यानी अभी भी ये चल रहा है। कार्बोनिफेरस पीरियड से स्टार्ट होकर ये अभी भी आर्यन ग्रुप का रॉक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन अभी भी चल रहा है। इसमें 4 टाइप के रॉक पाए जाते हैं। पहला है गोंडवाना रॉक, दूसरा है क्रीटासियस रॉक, तीसरा है इंडो गंगेटिक डिपॉजिट, और चौथा है डेल्टा रॉक यानी डेल्टा फॉर्मेशन। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। गोंडवाना रॉक, तो गोंडवाना रॉक जो होता है वो मेनली कंसिस्ट ऑफ गोंडवाना कोल। गोंडवाना रॉक वही हो गया कि गोंडवाना पीरियड में, जब डायनासोर वाला पीरियड हम लोग जानते हैं, तो उस समय में क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज डिकम्पोज हुए बिना दब जा रहे थे मिट्टी में या फिर पानी के अंदर, जिसके कारण उनसे कोल फॉर्मेशन होता है, और इसी पीरियड को गोंडवाना कोल भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड बिटवीन 360 टू 270 मिलियन ईयर अगो, इस एज को ग्लोबल वार्मिंग का भी एज कहा जाता है, और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था जिसके कारण कोल फॉर्मेशन होता है और डिकम्पोजिशन बहुत कम हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है कोल में। गोंडवाना रॉक इंडिया में पाया कहाँ कहाँ जाता है एट प्रेजेंट, तो दामोदर वैली में जहाँ जहाँ आपको कोल मिलेगा यानी कोयला, वही गोंडवाना रॉक्स है, जैसे दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी वैली, गोदावरी वैली, इन सारे क्षेत्रों में गोंडवाना रॉक्स आपको पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेक्कन लावा फ्लो, यानी कि दक्षिण का जो पठार बना है वो कैसे बना है। तो बसाल्टिक लावा अपवेल ड्यूरिंग नर्मदा वैली तापी वैली फॉल्ट लाइन, मतलब ये कि इंडिया का जो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं यहाँ वाला, तो यहाँ पे नर्मदा और तापी वैली पाया जाता है। तो ये क्या हुआ था कि यहाँ पे रिफ्ट बनने लगा, यानी कि यहाँ पे डाउन होने लगा, ऐसे माउंटेन है ऐसे माउंटेन है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसे हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं। तो ये रिफ्ट यहाँ पे नर्मदा और तापी के जगह पे बनने लगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्ट बना तो लावा फ्लो यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ से लावा फ्लो होकर के ये पूरे डेक्कन में फैल गया। इसी को हम लोग कहते हैं डेक्कन लावा फ्लो या रॉक प्लेट्यू। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारा लावा डेक्कन में फैल गया, जिससे कि करीब 3 से 4 किलोमीटर ऊंचा हो गया डेक्कन प्लेटू, और भारी हो जाने के कारण ये टूटने लगा, जिससे और रिफ्ट वैली फर्दर बढ़ने लग गया। और क्या हुआ कि लावा फ्लो जो है वो अरेबियन सी में भी फैलने लग गया, जिसके कारण हेवी होने के कारण थोड़ा सा टिल्ट हो गया। यानी कि ये जो अगर हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू को इस तरह से देखें, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, तो ये प्लेट्यू जो दक्षिण का क्षेत्र है इंडिया का, तो इसमें क्या हुआ कि लावा फ्लो इस साइड में बहुत ज़्यादा हुआ था। इस साइड में ज़्यादा होने के कारण ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा हेवी हो गया, और ये समुद्र के अंदर ऐसे थोड़ा सा झुकने लग गया, और ये वाला क्षेत्र जो है ये थोड़ा ऊपर होने लग गया। इसीलिए इंडिया में इस साइड में पोर्ट्स कम पाए जाते हैं और इस साइड में ज़्यादा। इसीलिए इंडिया के इस साइड के जो रिवर्स हैं वो थोड़ा शॉर्ट है, इस तरह के लंबा, और इसी कारण से इंडिया में इस तरफ में रिवर्स बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स अंदर डूब चुके हैं, और इधर रिवर्स लंबा है, और इसी कारण से इधर डेल्टा भी पाया जाता है और इधर डेल्टा नहीं पाया जाता। तो ये कुछ डेक्कन लावा के फीचर्स थे जिसे आप पढ़ लीजिएगा इसमें। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इंडो गंगेटिक डिपॉजिट्स। यानी इंडो गंगेटिक डिपॉजिट्स का मतलब होता है यानी कि अलुवियल सॉइल फॉर्मेशन जो होता है। तो ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस बाय द सेवरल रिवर्स से हो रहा है। टेथेस सी का जो वैली बना था उसमें सारा ये सेडिमेंटेशन हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे जो है अलुवियल सॉइल फॉर्मेशन पाया जाता है। ये बना था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, जो हम लोग हिमालयन फॉर्मेशन में दिखने वाले हैं आगे डिटेल में। इस कारण से यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, जैसे भांगर, खादर, उसके बाद डेल्टा वाला रॉक,
भाबर रॉक, तराई रॉक, ये सॉरी भांगर खादर, डेल्टा, तराई, ये सारे टाइप के सॉइल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसी तरह नेक्स्ट वाला जो है ये है डेल्टा रॉक। डेल्टा रॉक जो है वो लास्ट फेज ऑफ फॉर्मेशन है। इसका मतलब होता है कि ये एक्चुअल में रॉक नहीं है, ये सॉइल है जो डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है अभी, जैसे गोदावरी वैली में या फिर गंगा के सुंदरवन वैली में। यहाँ पे जो रॉक या सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है ये वही है, ये लास्ट पार्ट है सॉइल फॉर्मेशन का या फिर रॉक फॉर्मेशन का। अब हम लोग देखते हैं कि लावा फ्लो कब कब हुआ है इंडिया में। तो लावा फ्लो मेनली हुआ है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला लावा फ्लो जो था वो था दलमा लावा फ्लो। दलमा जो है वो पूर्वी सिंहभूम में झारखंड में पाया जाता है। दलमा नाम का एक जगह है जो कि पूर्वी सिंहभूम झारखंड में है। तो उसमें जो है वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, वर्ल्ड का सबसे पहला वॉल्केनो इरप्शन था जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था, 800 मिलियन ईयर अगो से पहले। तो ये वर्ल्ड का पहला वॉल्केनिक इरप्शन माना जाता है या फिर पहला प्लेटू फॉर्मेशन बोला जाता है इसे। उसके बाद हुआ था सेकंड वाला जुरासिक पीरियड में, तो वो हुआ था राजमहल रीजन ऑफ झारखंड में। तीसरा जो हुआ था वो हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में, जो नर्मदा वैली वाला अभी हमने पढ़ा वो। और चौथा जो अभी भी चल रहा है वह अंडमान लावा फ्लो, जो क्रिटेशियस पीरियड से लेकर अभी भी चल रहा है। और बैरन आइलैंड जो एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का इकलौता है वो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। फ्रेंड्स, रॉक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्जाम में कभी पूछता नहीं है और वो बहुत टफ भी है, बहुत कोर ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, इसलिए हमने उसे समरी टाइप से देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय या फॉर्मेशन ऑफ डिक्कन लावा प्लेट्यू, फॉर्मेशन ऑफ इंडो गंगाटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कैसे बना है। तो फिजियोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ सरफेस फीचर एंड रिलीफ फीचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज फिजियोग्राफी। ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस फीचर एंड रिलीफ फीचर इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फिजियोग्राफिक रीजन। अपलिफ्टेड हिमालय पहला तो हो गया, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एलिवेटेड पेनिनसुलर इंडिया, यानी इस तरह से अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे, ये हो गया अपलिफ्टेड हिमालय। उसके बाद हो गया एलिवेटेड पेनिनसुलर इंडिया, उसके बाद हो गया इंडो गंगाटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, उसके बाद ये हो गया कोस्टल रीजन। इस तरह से ये हाइट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, एलिवेशन के हिसाब से। ये हो गया हिमालय, ये हो गया प्लेट्यू, ये हो गया प्लेन और ये हो गया कोस्टल रीजन। इस तरह से ये हाइट का डिफरेंस है। इस तरह से हम लोग 4 पार्ट में से डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ हिमालय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीपीएससी में ये पूछा जाता है बार बार। तो हम लोग ये डिस्क्राइब करते हैं ओरिजिन ऑफ हिमालय डिस्क्राइब बाय पीटीटी। पीटीटी का मतलब होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब होता है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट जो है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है और ये प्लेट्स आपस में रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिससे कि अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर वर्ल्ड में बनता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ ऐसे अगर हम लोग मान लें कि ये एक यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जहाँ इसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे ऐसे इंडिया है। इतना ही इंडिया हम लोग अभी मानते हैं, इतना ये इंडिया है। तो ये क्या हुआ था कि समय के साथ ये प्लेट आगे बढ़ा, क्योंकि ये प्लेट बहुत ज़्यादा हेवी है, यूरोपियन प्लेट, तो ये मूव नहीं कर रहा था। सिर्फ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था ये मूव करता है और ये इक्वेटर के नीचे रहता है। एक समय था जब 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे था ये प्लेट, धीरे धीरे ये फर्दर मूव करते जाता है टाइम के साथ, और एक समय ऐसा आता है जब ये अटैच हो जाता है यूरोपियन प्लेट से। तो जब ये टकराता है, ये बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था, जैसे मूवी में दिखा था अचानक से टकराना, वैसा कुछ नहीं था, ये बहुत स्लो है। और एक्चुअल बात यह है कि अभी भी ये जो टकराने का काम है ये चल ही रहा है। इसी कारण से हिमालय में अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। तो ये जो टकराता है, इस टकराव के कारण यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय यहाँ पे होता है और यही हिमालय बनता है। और अभी भी हम देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम अर्थक्वेक आते रहता है और हिमालय का हाइट इंक्रीज होते रहता है। जो फेमस जो नेपाल अर्थक्वेक आया था 2015 में, उससे हिमालय का हाइट करीब 2 मीटर बढ़ गया था ऊंचाई। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आता है और यूरोपियन प्लेट से टकराता है और हिमालय का फॉर्मेशन होता है। और जो ये हिमालय ऐसे ऊंचा हो गया और इधर से प्लेट्यू जो है इसमें लवा फ्लो हो गया, तो ये भी ऊंचा हो गया। तो जो ये बीच का जो रीजन बचा, उस यहाँ पे फिर से मैं फ्रेश बना देता हूँ। तो ये इंडो यूरोपियन प्लेट है, ये यूरोपियन प्लेट है और यहाँ पे ऐसे इंडिया है, ये यहाँ पे टकराएगा। तो ये जो इंडिया यहाँ पे प्लेट्यू है और यहाँ पे ऐसे हिमालय बनेगा। तो ये हिमालय ऊंचा हो गया, ये प्लेट्यू ऊंचा हो गया। तो ये जो बीच का प्लेन है, ये बीच में जो गड्ढा बचा वही टेथस सी, क्योंकि ये जब टकराया नहीं था तो पहले तो ये पूरा एरिया सी ही था,
यहाँ पे प्लेट था, ये प्लेट था, बीच में तो सी था, उसी सी का नाम जो था वो टेथेस सी था। और यहाँ पे जब जैसे ही टकराता है तो सी का जो कुछ पार्ट ये रहेगा वो डाउन रह जाएगा, यानी कि कम ऊंचा, और हिमालय जो है वो ऊंचा रह जाएगा और यहाँ पे प्लेट्यू ऊंचा रह जाएगा। तो इस कारण से ये जो कम ऊंचाई वाला क्षेत्र था, इसमें हिमालय से सेडिमेंट्स आके गिरने लगेगा, और यहाँ से सोन नदी जैसे बहुत सारे रिवर्स हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट करने लगेंगे, और इसी से धीरे धीरे अलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होगा और इंडो गंगाटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन बनेगा। तो आइए अब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। डायग्राम में आप लोगों ने देख लिया, अब हम लोग इसे पढ़ते हैं। मैंने अभी आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समरी टाइप से बता दिया और कैसे हिमालय बना वो डायग्राम के अनुसार समझा दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इट 70 मिलियन ईयर अगो देर वॉज अ एक्सटेंसिव जियोसिंक्लाइन यानी कि गहरी खाई, जो मैंने अभी बताया टेथेस सी वाला, वो वाज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट हिमालयन विच इज़ नोन एट टेथेस सी। टेथेस सी मैंने बता दिया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के बीच में जो समुद्र था उसे हम लोग टेथेस सी बोलते हैं। बट ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड यानी 135 मिलियन ईयर अगो इंडियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड। जैसे मैंने बता दिया कि यूरोपियन प्लेट मूव नहीं किया था, इंडियन प्लेट मूव किया था नॉर्थवर्ड टू कम वेरी क्लोज टू यूरेशियन प्लेट, क्लोज आ गया। और 70 मिलियन ईयर अगो में क्या हुआ कि ये टकराना स्टार्ट किया। तो कोलिजन स्टार्ट होता है यूरेशियन प्लेट से और सबडक्शन होता है। सबडक्शन का मतलब होता है कि नीचे बैठना। जैसे ये अगर यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है और इधर से इंडियन प्लेट आ रहा है, इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, ये हेवी था तो ये सबडक्शन करने लगा, यानी कि इस प्लेट के नीचे घुसने लगा, ये नीचे जा रहा है, ये अंदर अर्थ के क्रस्ट या मेंटल के अंदर घुस रहा है, ये इसी को हम लोग सबडक्शन कहते हैं। तो ये सबडक्शन होना स्टार्ट हो गया और सेडिमेंट ऑफ टेथेस सी वाज फोल्डेड इनटू 3 पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय। उसी के कारण जो टेथेस सी है वो सी जो है वो ज़मीन से ऊपर उठने लग गया और उसमें जो स्ट्रक्चर या सेडिमेंट्स थे वो हिमालय के पार्ट बन गए। इसीलिए आज भी हिमालय में बहुत सारे फिशेस के फॉसिल्स पाए जाते हैं या फिर खारे पानी का लेक पाया जाता है, जैसे कि पैंगोंग लेक जो है वो खारे पानी का लेक है, इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो टेथेस सी का ही पानी है। पर हुआ क्या कि टेथेस सी जो है वो ख़त्म हो गया और हिमालय बन गया, तो बहुत जगह ऐसा रह गया कि जहाँ पे डाउन था वहाँ पे वो पानी जमा रह गया और वही वहाँ पे लेक बन गया। नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यू, जैसे मैंने बताया नेपाल अर्थक्वेक वाला। एंड हाइट ऑफ हिमालय इज स्टिल इंक्रीजिंग। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट सेवरल मिलियन ईयर आफ्टर, यानी बहुत समय के बाद एक नया रेंज हिमालय का फिर से बनने लगेगा इंडो गंगटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन में, और एक नया वैली भी बनेगा। ऑल 3 रेंजेस ऑफ हिमालय आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट फेजेस, यानी अलग अलग फेज में बना है, एक साथ नहीं बना है। तीनों हिमालय का रेंज अलग अलग फेज में बना है और अलग अलग अपलिफ्टमेंट जैसे जैसे टकराता जा रहा है वैसे वैसे बनता जा रहा है। तो आइए अब हम लोग डायग्राम की मदद से इसे समझते हैं हिमालय कैसा है। तो यहाँ पे एक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, हम इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे दिया है किरथर रेंज जो पाकिस्तान में, सुलेमान रेंज ये भी पाकिस्तान में, और यहाँ पे है गैप, यानी कि यहाँ पे रेंज नहीं है, यहाँ इसे दर्रा या पास कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे है, इसे हम लोग कहते हैं पामीर नॉट, यानी मध्य एशिया का पामीर इसे कहते हैं। ये पामीर नॉट, इसी से निकलता है यहाँ पे कराकोरम, इसी से यहाँ पे निकलता है हिंदू कुश, कुनलुन सान जो कि चाइना में है, और यहाँ से हिमालय का 3 रेंज निकलता है। पहला ग्रेटर हिमालय, दूसरा है लेसर हिमालय, तीसरा है शिवालिक रेंज। और ये इस तरह का ऐसे डायग्राम बनता है। और यहाँ पे ये नॉट है, इसे हम करते हैं नमचा बरवा या दिहांग गॉर्ज। यहाँ से हिमालय टर्न होता है, ये 90 डिग्री में पूरा टर्न हो जाता है, जैसे 90 डिग्री ऐसे टर्न होता है, ये 90 डिग्री का एंगल आप जानते होंगे, उसी तरह ये 90 डिग्री ऐसे टर्न होता है और ये फिर इधर आ जाता है। और एक रेंज इसका साउथ में चला जाता है, ये ऐसे डायरेक्ट, ये है अराकान योमा। ये अराकान योमा जो रेंज है ये म्यांमार में पाया जाता है, यानी बर्मा में, और बाकी रेंज जो है ये ऐसे टर्न हो जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है इंडिया के। तो ये था हिमालय। जो फर्स्ट फेज ऑफ अपलिफ्टमेंट हम लोग देखते हैं जो हुआ था 70 मिलियन ईयर से लेके 60 मिलियन ईयर अगो तक, मिडिल ईओसीन से लेके मिडिल ओलिगोसीन एरा में। ये टर्म्स अगर आप लोग लिख देते हैं एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो स्ट्रेस मत लीजिएगा, मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कोर ज्योग्राफी हो जाता है, याद करने में आपको दिक्कत होगा। जितना याद होता है उतना ही करिएगा, बहुत ज़्यादा मत याद करिएगा, क्योंकि ज़्यादा चांस रहेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह का ना आए, और अगर आए तो इतना ज़्यादा डिटेल में कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स है, इसीलिए आप इसे उतना ज़्यादा डिटेल में मत टर्म्स याद रखिएगा। मिड ईओसीन और मिड ओलिगोसीन एरा में ये अपलिफ्टमेंट हुआ था।
इस अपलिफ्टमेंट से बना ट्रांस हिमालय, कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, कैलाश रेंज, ये सब बनने लगा और ग्रेटर हिमालय बनने लगा। ये सारे चीज़ इससे बना था। तो ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में समझाया गया है। उसी तरह से सेकंड फेज जब हुआ तो वो 30 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 10 मिलियन ईयर अगो तक हुआ, जिसमें कि क्या हुआ, रैपिड अपलिफ्टमेंट हुआ और इसमें लेसर हिमालय बना। लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय जब बनता है तो इस कारण से ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय का भी हाइट बढ़ जाता है। आइए अब हम लोग थर्ड फेज देखते हैं। थर्ड फेज जो लास्ट फेज है हिमालय का, वो बना 10 मिलियन ईयर अगो से 1.4 मिलियन ईयर अगो तक। इसमें क्या हुआ कि शिवालिक रेंज बना और लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये सब का हाइट बढ़ने लगा। मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे हम लोग बनाते हैं शिवालिक, यहाँ पे बनाते हैं लेसर हिमालय, और ये हो जाता है ग्रेटर हिमालय, और ये है थोड़ा सा ट्रांस हिमालय। तो ये जैसे बनेगा तो ये टकराने के कारण ये सब का भी हाइट ऊपर हो जाएगा। ये बनेगा तो इस दोनों का हाइट ऊपर हो जाएगा, ये बनेगा तो इसका हाइट ऊपर हो जाएगा, वैसा हुआ कुछ। अब आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय। देयर आर 3 सिंटैक्टिकल बाउंड्स बैंड्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन नियर बलूचिस्तान इन पाकिस्तान, नियर नंगा पर्वत और नियर नमचा बरवा। तो हिमालय जो है वो इंदस गॉर्ज से लेकर दिहांग गॉर्ज तक पाया जाता है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ वो चीज़, यहाँ पे देखिए, ये है इंदस गॉर्ज, यानी कि इंदस का खाई। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है चाइना से और इंडिया में लद्दाख होकर के या पाकिस्तान में एंटर करती है। तो जो पाकिस्तान में एंट्री पॉइंट जो है उसे हम इंदस गॉर्ज कहते हैं, और यहाँ है दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज का मतलब होता है कि इस पॉइंट से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी निकल के टर्न करके यहाँ दिहांग गॉर्ज जो है उससे ये इंडिया में एंटर करती है। तो जो इंडिया में यहाँ पे एंट्री पॉइंट है ब्रह्मपुत्र का, और यहाँ पे इंदस नदी का या सिंधु नदी का जो एग्जिट पॉइंट है यहाँ पे, इस दोनों के बीच में इंडिया में हिमालय पाया जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हिमालय जो है दिहांग गॉर्ज और इंदस गॉर्ज के बीच में इंडिया में पाया जाता है। द नॉर्थन स्लोप ऑफ ऑल रेंज ऑफ हिमालय आर जेंटल, वाइल साउथर्न स्लोप जो है वो अनइक्वल है। इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि नॉर्थ साइड से अपलिफ्टमेंट हुआ ही नहीं था या नॉर्थ साइड से मूवमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ साउथ साइड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके टकराया था, नॉर्थ साइड से मूवमेंट नहीं हुआ था। इसलिए नॉर्थ साइड जो है वो स्लैंट कम है और साउथ वाला ज़्यादा, यानी कि कुछ इस तरह का है। ये नॉर्थ साइड में है, यानी चाइना साइड से ऐसा दिखता है हिमालय और इंडिया साइड से ऐसा। इसलिए इंडिया साइड से हिमालय पर चढ़ना या बॉर्डर पुलिस जो है उसे मेंटेन करना हिमालय को मुश्किल होता है, और चाइना के लिए हिमालय तक पहुंचना या फिर हिमालय की रक्षा करना बहुत ईजी होता है, और इंडिया के लिए इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि साउथ से ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव किया था, नॉर्थ से यूरेशियन प्लेट नहीं मूव किया था। इसलिए हिमालय कुछ इस तरह का है। तो चाइना के लिए बहुत आसान है हिमालय को मेंटेन करना और इंडिया के लिए टफ। आइए अब हम लोग देखते हैं हिमालय इज़ लॉफ्टिएस्ट इन मिडिल पार्ट। जो हम लोग जानते हैं कि नेपाल के पास जैसे कि वहाँ पे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ऐसे माउंटेन्स पाए जाते हैं। थिक सेडिमेंट ऑफ टेथेस सी वहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए आइस शेप वैली पाया जाता है क्योंकि रिवर्स जो है वो इरोड करते हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स पाए जाते हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स यानी कि जो हिमालय को क्रॉस कर जाए। बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो हिमालय को क्रॉस करते हैं। मतलब ये हुआ कि कुछ रिवर्स जो हैं, जैसे ये अगर हिमालय है, ये अगर हम लोग ऐसे हिमालय मानते हैं, तो एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है जैसे कुछ रिवर्स जो हैं वो हिमालय से निकलते हैं, जैसे गंगा, यमुना और बहुत सारे रिवर है, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब, कोसी नहीं, गंडक, घाघरा, ये सब हिमालय से निकलते हैं। लेकिन कुछ रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलते नहीं हैं, बल्कि हिमालय के पहले से निकलते हैं और हिमालय को क्रॉस करके आर पार करते हैं हिमालय के। जैसे सिंधु नदी हिमालय के पीछे चाइना से निकल के हिमालय को क्रॉस करके पाकिस्तान में जाता है। सतलुज नदी हिमालय के पीछे से निकल के पाकिस्तान हो चला जाता है। उसी तरह से काली नदी हिमालय के पीछे चाइना से निकल के फिर इंडिया को क्रॉस करके ऐसे प्लेन में आता है। उसी तरह से कोसी नदी हिमालय से नहीं निकलता, हिमालय के पीछे से निकल के फिर हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में आता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पीछे से हिमालय से निकल के ऐसे क्रॉस करके दिहांग वाला जो रीजन है दिहांग गॉर्ज का, वहाँ से हिमालय को काट करके क्रॉस करके इंडिया में आता है। तो वैसे रिवर जो हिमालय से नहीं, हिमालय के पीछे से निकल के हिमालय को पूरी तरह से काट के आते हैं, उसे हम एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। डिवीज़न ऑफ हिमालय, तो हिमालय का डिवीज़न जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 रेंज में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय वो है जो हिमालय एक्चुअल में है नहीं, हिमालय से पहले वहाँ पे छोटे मोटे पहाड़ी पाए जाते थे, लेकिन जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो ट्रांस हिमालय का हाइट धीरे धीरे बढ़ गया, क्योंकि हमने पढ़ा कि जैसे जैसे कोई भी रेंज बनता है तो उसके पीछे वाले रेंज का हाइट बढ़ जाता है।
तो ग्रेटर बना तो भी ये बढ़ गया, ये लेसर बना तो भी ये बढ़ा, शिवालिक बना तो भी ये बढ़ा, यानी कि ये कुल मिलाकर 3 बार इसका हाइट बढ़ गया। इसी कारण से इसका भी हाइट अच्छा खासा पाया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसे कैसे हिमालय का स्ट्रक्चर है। तो ये जो है ये है ट्रांस हिमालय, ये है कैलाश माउंटेन, ये है जास्कर लद्दाख माउंटेन, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया का। ट्रांस हिमालय इधर भी पाया जाता है। यहाँ पे सीडेड एरिया है, यानी चाइना को जो पाकिस्तान ने ये सीड कर दिया एरिया, वो वाला सीडेड एरिया है, जिसमें यहाँ पे CPEC बनाया गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो यहाँ से चाइना से होकर के यहाँ पे इंडिया से होकर के लद्दाख रीजन से पाकिस्तान में जाता है CPEC। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय, लेंथ जो इसका 1000 किलोमीटर है, पामीर नॉर्थ से स्टार्ट होकर मानसरोवर तिब्बत तक जाता है। 40 किलोमीटर इसका विड्थ है। इसमें मेजर जो रेंज या पॉपुलर जो रेंज है वो है काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। यहाँ पे टेथेसी का सेडिमेंट्स इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री लेयर पाया जाता है सी के कारण, और ये वाटर शेड का काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में, यानी कि ट्रांस हिमालय के जो दक्षिण में जो रिवर्स आते हैं वो इंडिया में फ्लो करते हैं, और उत्तर में जो आते हैं वो चाइना में फ्लो करते हैं। ये हो गया वाटर शेड। और ये पर्मा फ्रोस्ट रीजन है, यानी कि परमानेंटली यहाँ पे फ्रोजन रहता है, यानी बर्फ रहता है। अब हम लोग देखते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का मतलब होता है इट इज सिचुएटेड बिटवीन इंदस गॉर्ज एंड नंगा पर्वत इन वेस्ट और नमचा बरवा या दिहांग गॉर्ज। ये जो हमने देखा ही था, इंदस गॉर्ज या नंगा पर्वत जो पश्चिम में है, और वहाँ से नमचा बरवा या फिर दिहांग गॉर्ज तक ये हिमालय है, ये हमने देख लिया। इसमें हिमाद्री पाया जाता है, यानी कि आइस ऑफ ये रिवर ऑफ ग्लेशियर जो है वो पाया जाता है। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलान, जेमू, ये सारे ग्लेशियर्स इसमें पाए जाते हैं। स्लोप ऑफ ग्रेटर हिमालय इस कन्वेक्स आर्क, ये हमने देख लिया। उसके बाद स्लोप भी हमने देख लिया कि कैसे ये स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं कि इंडिया साइड से कुछ इस चाइना साइड से कुछ इस तरह का दिखता है और इंडिया साइड से कुछ इस तरह का दिखता है। इंडिया साइड से स्टीप, यानी कि ऊंचाई ज़्यादा है, खड़ी पहाड़ी, और चाइना साइड से थोड़ा सा स्लैंट है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद ग्रेटर हिमालय इज लॉफ्टेस्ट इन सेंट्रल पार्ट, जो हमने देख लिया कि वहाँ पे कंचनजंगा और एवरेस्ट पाए जाते हैं। धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ऐसे रेंज पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ हाईएस्ट पीक जो है वो बीच में ही पाए जाते हैं। होली प्लेसेस जो है ग्रेटर हिमालय में वो हैं, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ज्वाला देवी, ये सब ग्रेटर हिमालय में जो श्राइन्स है वो पाए जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है? कैलाश मानसरोवर, यह ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, और वैष्णो देवी ये शिवालिक रेंज में पाया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर जैसे नंदा देवी, ये भी ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। ऑल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो है वो ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे लद्दाख मोनास्ट्री, टेबो मोनास्ट्री, रूमटेक, तवांग मोनास्ट्री, ये सारे ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं। लेसर हिमालय, जो हिमालय का सेकंड रेंज है, वो पाकिस्तान बॉर्डर से स्टार्ट होकर सिक्किम तक चलता है, और इसमें जो है टेथेसी का सेडिमेंट नहीं पाया जाता क्योंकि एक्सेसिव इरोजन हुआ है। जो ग्रेटर हिमालय से जो रिवर्स निकलते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, वो रिवर निकलते हैं, वो इरोड कर देते हैं, इसीलिए इसमें टेथेसी का पार्ट नहीं पाया जाता। और स्नोफॉल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसका एवरेज हाइट जो होता है वो 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक होता है। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधार, नंगा टिब्बा, नाग टिब्बा, मिसोरी रेंज, तुमाया रेंज, महाभारत रेंज, इस तरह से इसे जाना जाता है अलग अलग जगह में। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, सिस्ट एंड ग्नीस। ऑल हिल स्टेशंस जो है वो लेसर हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे शिमला, धर्मशाला, मसूरी, उसी तरह से कोफ्ता, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब जो है वो इस यहाँ पे पाए जाते हैं। सेवरल इंपॉर्टेंट वैली लोकेटेड इसमें पाया जाता है, जैसे पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो वैली है वो कुल्लू मनाली वैली, गढ़वाल वैली, कुमायूं वैली, काठमांडू वैली, गैंगटॉक वैली, ये सब लेसर हिमालय में पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा जो है शिवालिक रेंज। इसे हम आउटर हिमालय या लास्ट पार्ट ऑफ हिमालय कहते हैं। ये थोड़ा सा पतला है और इसका हाइट भी कम है, और ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पाया जाता। जम्मू कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है, और जम्मू कश्मीर में इसका विड्थ जो है, चौड़ाई, वो 45 किलोमीटर, वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये 8 किलोमीटर करीब का पाया जाता है। अलग अलग जगह इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जम्मू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में, दुधवा रेंज बोला जाता है इसे उत्तराखंड में, सोमेश्वर रेंज बोला जाता है बिहार में। जो हमारे बिहार में है वो भी शिवालिक का एक पार्ट है, जिसे हम कहते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी, जो बिहार में पाया जाता है, करीब 700 मीटर ऊंचा है। उसी तरह से इंडो नेपाल जो बॉर्डर है वो, उसी तरह से डाफला मिरी या अबोर मिश्मी, ये अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है। और ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि तीस्ता और बहुत सारे रिवर्स पाए जाते हैं। जैसे ये अगर हम बोलें कि ऐसे अगर शिवालिक का रेंज है तो ये बहुत डिसकंटिन्यूअस, बीच बीच में टूटा हुआ है क्योंकि यहाँ से रिवर्स फ्लो करते हैं।
सम वैली आर लोकेटेड बिटवीन शिवालिक एंड लेसर हिमालय, लाइक कुछ ऐसे भी वैली जो ग्रेट लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कांगड़ा वैली, दून वैली, दुआर वैली, भूतवाल वैली। ऐसे वैली जो है वो कुछ बीच में भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हिमालय, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि यहाँ पे हिमालय में बहुत सारे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है लेह लद्दाख वाला। फ्रेंड्स आप लोग सारा कुछ मत याद रखिएगा, जो जैसे यहाँ पे सर्कल कर दिया गया है उसे ही पढ़कर आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे ग्रासलैंड पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, उसी तरह से लेसर हिमालय जो है वहाँ पे जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उसे हम लोग मर्ग बोलते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। उसी तरह से जो दक्षिण के जो ग्रासलैंड है उसे हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं रीजनल, वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रांस हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये सब जो है ये पाए जाते हैं। ये हम लोग वर्टिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला है पंजाब हिमालय। तो फ्रेंड्स ये सब रिपीटेशन ऑफ टॉपिक्स है, तो आप लोग इसे क्लासिफिकेशन को आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ कि जैसे हमने हिमालय पढ़ा ऐसे कि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऐसे पढ़ रहे हैं, पंजाब हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, उसी तरह से सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय, इस तरह से अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये इस तरह से क्लासिफिकेशन है, एग्जाम में आपको जिस तरह से पूछा जाए आप उस तरह से इसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय। तो क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है इसका, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग देखते हैं हिमालय खत्म हो गया हमारा, अब हम लोग देखते हैं एलिवेटेड पेनिनसुलर इंडिया। तो क्लाइमेटिक स्पेसिफिकेशन में आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, रिवर्स इससे निकलता है, इससे टकरा के मानसून आता है, जो क्लाउड्स हैं इससे हिमालय से टकरा के मानसून लाते हैं। उसी तरह से स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि ये इंडिया में जो चाइनीज़ फोर्स है वो इंडिया में नहीं आ पाते इसके कारण। उसी तरह से ये इंडिया के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, टूरिज़्म है, यहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पाए जाते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या टेरेस फार्मिंग यहाँ पे किया जाता है। ये सब कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका। आइए अब हम लोग देखते हैं अपलिफ्टेड एलिवेटेड पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया यानी कि पठारी क्षेत्र कैसे बना। तो पठारी क्षेत्र जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, बहुत रिजिड और स्टेबल है। और यहाँ ये जो बना है ये वोल्केनिसिटी के कारण बना है, नर्मदा तापी फॉल्ट के बीच में जो वोल्केनिसिटी आया था क्रिटेशियस पीरियड में 135 मिलियन ईयर से 70 मिलियन ईयर के बीच में जो वोल्केनिज्म आया था नर्मदा तापी फॉल्ट में, उसके कारण ये बना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि यहाँ पे विंध्यन माउंटेन है, नर्मदा तापी वैली है। यहाँ पे जब 135 मिलियन से 70 मिलियन ईयर अगो के बीच में जो वॉल्केनो निकला तो उसके कारण ये लावा इधर पूरा फैल गया और इस कारण से इसका निर्माण हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, शेप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ट्रैंगुलर बट इट इज़ बेस्ड टुवर्ड हिमालयन रीजन, यानी कि कुछ इस तरह का, ये ट्रैंगुलर इस तरह का नहीं है, ये ट्रैंगुलर इस तरह का, इधर है हिमालय और इधर है साउथ इंडिया केरला। इस तरह का इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू पाया जाता है, इस तरह का ट्रैंगुलर। इट इज़ मेड अप ऑफ आर्कियन एंड क्रिस्टलाइन रॉक। आर्कियन रॉक हमने पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन रॉक मतलब कि ग्रेनाइट और सिस्ट ग्नीस इसे कहते हैं। इसका हाइट जो है वो 600 मीटर से लेकर 900 मीटर करीब पाया जाता है सी लेवल से। जनरल स्लोप टुवर्ड्स जो है वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि कुछ इस तरह का है, ऐसा ऐसा स्लोप है इसका कुछ इस तरह का। इसीलिए ज़्यादातर जो इंडिया के रिवर है वो इधर ईस्ट में फ्लो करते हैं, वेस्ट में नहीं। ऐसा कुछ स्लोप है इसका। उसी तरह से मेघालय प्लेट्यू जो है वो भी पेनिनसुलर का पार्ट ही है, लेकिन वो मालदा गैप जो है बीच में उसके कारण सेपरेट हो गया है। राजमहल जो है वो भी इसी का पार्ट है। अब आइए हम लोग देखते हैं नर्मदा तापी फॉल्ट, जो हमने अभी पढ़ा था कि ये प्लेट हेवी हो गया था, इसके कारण इसका सबडक्शन होने लगा और इधर से ये हल्का हो गया तो इससे इसका इमरजेंस होने लग गया। ये जो रेट है ड्रिफ्टिंग का वो दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। फ्रेंड्स आप लोग इतना डिटेल में मत याद रखिएगा क्योंकि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स है, तो आप लोग इसे समरी में ही याद रखिएगा तो काम आपका चल जाएगा। करीब करीब 3 किलोमीटर का लावा जो है वो फ्लो होने लग गया थिकनेस का इसमें, और ये एक डेक्कन पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। फिजियोग्राफी ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू हम लोग तो बोल देते हैं दक्षिण का पठार, लेकिन इसमें क्या क्या आता है तो वो हम लोग देखते हैं। दक्षिण का पठार में आता है अरावली के नीचे मेवाड़, ऊपर में आता है मारवाड़, इधर आता है मालवा। उसी तरह से यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिखाता हूँ, जैसे इसमें आता है अरावली,
विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, नर्मदा, तापी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय, इतने सारे पठार इसमें आते हैं। तो उसमें हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे मेवाड़ का पठार आता है। फ्रेंड्स इतना डिटेल में आप लोग मत पढ़िएगा क्योंकि ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग इसका नाम सिर्फ याद रखिएगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में कौन कौन सा आता है। तो टोटल 10 तरह के पठार आते हैं, उसमें से कुछ 2-4 का नाम आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में, वही आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। जैसे मेवाड़ का प्लेट्यू आता है, मालवा का प्लेट्यू आता है, उसी तरह से बुंदेलखंड का प्लेट्यू आता है, उसी तरह से बघेलखंड का प्लेट्यू आता है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू आता है, मेघालय का प्लेट्यू आता है, ये सब कुछ आते हैं। डेक्कन लावा फ्लो हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं डेक्कन लावा फ्लो। इट इज़ लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो डेक्कन लावा फ्लो है वो लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है। ये जो हमने 10 तरह का पहाड़ प्लेट्यू पढ़ा ऐसे करके इंडिया है, तो ये ऊपर में हमने 10 तरह का प्लेट्यू पढ़ा जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू था। अब ये वाला है, ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू जो है वो एक इकलौता प्लेट्यू है सबसे बड़ा, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये प्लेट्यू है। ये ऐसे है, तो ये ऊपर में जैसे मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, राजमहल, छोटा नागपुर, ये ऊपर में है यहाँ पे। इसे हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। और जो साउथ का ये वाला जो रीजन है इसे हम लोग डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक अकेला प्लेट्यू है। तो विद द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ बेस में है और नर्मदा तापी फॉल्ट के बीच में ये आता है। इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ऊपर में सतपुड़ा माउंटेन है और उसके ऊपर का रीजन जो है वो महाराष्ट्र बस्तर का जो रीजन है, ईस्ट में तेलंगाना है, ऊपर में कठियावाड़ है। इस तरह का ये इसके बीच में ये पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है इसे हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेटू। डेक्कन लावा प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू सिचुएटेड इन साउथ गुजरात, होल महाराष्ट्र, नॉर्थ ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना प्लेटू, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बस्तर प्लेटू एंड साउथ ऑफ विंध्याचल माउंटेन। ये इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया। हिल्स इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये हिल्स आप मत याद रखिएगा, इसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मत पढ़िएगा इसे। ये हिल्स वाला हम लोग देखते हैं, इसमें कौन कौन से मेजर जो हिल्स है ये वाला आप मत देखिएगा। रेंज जो है इसमें हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड ड्यू टू विच इट इज मोर रिजिड एंड स्टेबल लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। हमने पढ़ा कि गोंडवाना लैंड क्या था, तो गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्टेबल और रिजिड है। ये ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड था माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से, यानी हिमालय बना उससे ये अनअफेक्टेड था, क्योंकि हमने पढ़ा ही कि ये वन ऑफ द वर्ल्ड का ओल्डेस्ट प्लेटू रीजन है। तो हिमालय बनने से पहले से ये बन चुका था, पर हिमालय बनने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बस एक चीज़ हुआ कि वॉल्केनो इरप्शन हुआ इसमें बहुत ज़्यादा, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा सबडक्शन हुआ और उधर से ईस्टर्न साइड से थोड़ा सा इमरजेंस हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया। यहाँ पे जो हमने पढ़ा और जो हमने बोला था कि ये ऐसे प्लेटू है, तो इधर से थोड़ा सा दब गया और इधर से ऐसे उठ गया। उसी तरह से एविडेंस ऑफ सबमर्जेंस जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, मैं उसे फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि वेस्टर्न स्लोप जो है वो वर्टिकल है। वेस्टर्न स्लोप जो है वो वर्टिकल इन नेचर है, इस तरह का कुछ, जैसा हमने हिमालय का पढ़ा था कि ये जो सबडक्शन हुआ है वेस्टर्न ये घाट में, ये जैसे इंडिया है डेक्कन का, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट यहाँ पे पाए जाते हैं वो कुछ इस तरह का है कि इधर ये थोड़ा सा डाउन हो गया है क्योंकि ये सी के अंदर चला गया और इधर से अपलिफ्टमेंट हुआ है, इसी चलते यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ा सा वर्टिकल हो गया है। वाइडर वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन हो गया है। नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। साउथ शॉर्ट लेंथ ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और फॉर्मेशन ऑफ कोरल आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ये सब हुआ ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड ईस्टवर्ड हो गया, ये हमने पढ़ा। बे ऑफ बंगाल की तरफ सारे रिवर्स मूव कर गए और मीसो और माइक्रो लेवल ऑफ प्लेटू और हिल्स बनने लगे। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स पाए जाते हैं ये हमने ऑलरेडी देख लिया। गोंडवाना कोल पाया जाता है इसमें हमने देखा। लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू जो है कवर विथ ब्लैक सॉइल, क्योंकि वॉल्केनो इरप्शन हुआ जिसके कारण यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जिसे कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल बोलते हैं। इसमें कॉटन, शुगर केन, ओनियन ऐसे और साइट्रस फ्रूट्स जैसे संतरे की खेती होती है। रिच इन फॉरेस्ट रीजन, और ये इसमें बायोडाइवर्सिटी, इको टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। फिशरीज़ का प्रोडक्शन होता है। फ्रेंड्स आज हम लोगों ने रॉक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया देखा, उसके साथ ओरिजिन ऑफ हिमालय पूरा देखा, उसके बाद हमने देखा डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटू देखा, उसके बाद फिर हमने देखा डेक्कन लावा फ्लो देखा। तो ये 4-5 टॉपिक्स हमने देखा। अब नेक्स्ट के क्लास में हम लोग देखेंगे इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, उसके बाद आइलैंड्स, और हम लोग देखेंगे डेजर्ट का फॉर्मेशन। ये कुछ टॉपिक्स हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में देख के
कल ये वाला क्लास हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंडिया का सॉइल, इंडिया के कितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये सब। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे इंडियन मानसून, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है कि हम लोग ज्योग्राफी को 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लें। इंडियन ज्योग्राफी को मेनली 4 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, नोट्स अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये नोट्स लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम में जुड़कर उससे नोट्स ले सकते हैं। तो द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।